बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 156 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम तीनों बातें करते हुए फुटपाथ पर उस तरफ चल रहे थे जहाँ सड़क के किनारे हमारी गाड़ी खड़ी थी। मैं दरमियान में था और मेरे दाएं बाएं सोनिया और जानकी। इस वक्त 8 बज रहे थे। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी। इस इलाके की रौनक अपने उरूज पर थी। मुकामी बाशिंदों के अलावा बड़ी तादाद में गैर मुल्की सियाह भी नजर आ रहे थे। जब मैं पेजेरो के करीब रुका तो सोनिया चौंके बगैर ना रह सकी। ये गाड़ी हमारी है। मैंने उसकी हैरत में इजाफा किया। इसका मतलब है कि तुम लोग काफी अरसे से यहाँ सेट हो। वो अपनी हैरत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, सेट होने से अगर तुम्हारी मुराद ये है कि हम यहीं होकर रह गए हैं और मुस्तकिल तौर पर यहीं रहने का फैसला किया है तो ये दुरुस्त नहीं। मैंने गाड़ी के दरवाजे के लॉक में चाबी लगाते हुए कहा, और जहाँ तक इस गाड़ी का ताल्लुक है तो ये एक राजकुमारी ने मुझे इनाम में दी थी। इतनी शानदार गाड़ी इनाम में? उसने हैरत का मुजाहरा किया। अगर कोई राजा डॉक्टर विजय शर्मा को करोड़ों रुपए मालियत की बिल्डिंग इनाम में दे सकता है तो कोई राजकुमारी अपनी जान बचाने पर मुझे ये मामूली सी गाड़ी इनाम में क्यों नहीं दे सकती? हैरत अंगेज, सोनिया बोली। हैरत का मुजाहरा बाद में इत्मीनान से करेंगे, इस वक्त गाड़ी में बैठो, मैंने कहा। सोनिया और जान की पिछली सीट पर बैठ गई और मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। कहाँ चलना है? मैंने इंजन स्टार्ट करते हुए सोनिया से पूछा। न्यू गेट। मैं वहीं एक फ्लैट में रहती हूँ, सोनिया ने कहा। मैंने गाड़ी एक हल्के से झटके से आगे बढ़ा दी और तकरीबन 50 गज आगे सिग्नल पर यू टर्न लेकर उस सड़क के दूसरे हिस्से पर वापस मोड़ ली। न्यू गेट ज्यादा दूर नहीं था। उस सड़क पर सैनमा के सामने से गुजरकर तकरीबन 100 गज आगे निकलने के बाद सोनिया के कहने पर मैंने गाड़ी बाईं तरफ एक कुशादा गली में मोड़ दी और 50 गज का फासला मजीद तय करने के बाद गाड़ी एक कई मंजिला इमारत के सामने रोक ली। उस कुशादा गली के दोनों तरफ बुलंद इमारतें थी। बाद इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी और बेशतर इमारतें रिहायशी थी। मैंने जिस इमारत के सामने गाड़ी रोकी थी उसके नीचे कोई दुकान वगैरह नहीं थी। इमारत खासी पुरानी थी। गेट खुला हुआ था और लगता था जैसे ये कभी बंद ना हुआ हो। गेट के अंदर काफी कुशादा जगह थी। सामने दोनों तरफ की दीवारों के साथ बिजली के लातादाद मीटर लगे हुए थे और तार मकड़ी के जाले की तरह आपस में उलझे हुए थे। मीटरों के करीब ही चंद साइकिलें भी खड़ी हुई थी। 2-3 साइकिलें तो ऐसी थी जिन्हें शायद कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। उनके करीब ही 3-4 बच्चियां स्टापू खेल रही थी। गेट के साथ ही दाईं तरफ दीवार पर लगे हुए लकड़ी के एक बॉक्स में बहुत सारे खतूत रखे हुए थे। इस इमारत में सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। गेट के अंदर की तरफ कूड़ा भी बिखरा हुआ था और दीवारें भी इस कदर गंदी थी कि उनका असर रंग छुप गया था। गालबन कई बरसों से रंगो रोगन पर तवज्जो नहीं दी गई थी। गेट के दाएं बाएं ऊपर आमदोरिफ्त के लिए जीने थे। जीनों की दीवार और रेलिंग भी बहुत मैली थी। इमारत में लोगों की आमदोरिफ्त जारी थी। हम सोनिया के पीछे बाईं तरफ वाले जीने की तरफ बढ़ गए। सोनिया का फ्लैट दूसरी मंजिल पर बाईं तरफ वाली रायदारी के आखिर में था। 2 कमरों के इस फ्लैट में एक बहुत मुख्तसर सा लाउंज और छोटा सा किचन भी था। बाथरूम दरवाजे के बिल्कुल सामने था। सामने 7-7 2 कमरे थे और कोई भी कमरा 10 बाई 10 से ज्यादा बड़ा नहीं था। दोनों कमरे के दरवाजे भिड़े हुए थे। सोनिया एक कमरे में दाखिल होगी, ये भी गनीमत था कि उन कमरों की खिड़कियां सामने गली की तरफ खुलती थी। सोनिया ने कमरे में दाखिल होकर पर्दा एक तरफ खींच दिया और खिड़की खोल दी। कमरे में ग्रे कलर का सस्ता सा कारपेट बिछा हुआ था। खिड़की वाली दीवार के साथ 2 कुर्सियां और उनके साथ एक छोटी सी मेज रखी हुई थी। दूसरी दीवार के साथ सिंगल बेड बिछा हुआ था और सामने वाली दीवार में एक अलमारी बनी हुई थी। अलमारी के लकड़ी के दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर शीशे लगे हुए थे। बेड पर मैले कपड़े बिखरे हुए थे। सोनिया ने वो कपड़े उठाकर कमरे के एक कोने में डाल दिए। बैठो, वो हमारी तरफ देखते हुए बोली। ये फ्लैट मैंने एक और लड़की के साथ मिलकर किराए पर ले रखा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम है और 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर जोधपुर गई हुई है। शायद परसों वापस आ जाए। मैं और जान की खिड़की के पास कुर्सियों पर बैठ कर सोनिया सामने खड़ी बारी बारी हमारी तरफ देख रही थी। तुम दोनों को अपने सामने देखकर मुझे इस कदर खुशी हो रही है कि मैं बयां नहीं कर सकती, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, ढेरों बातें, लेकिन पहले ये बताओ चाय पियोगे या काफी? काफी तो अभी पी कर आए हैं, लेकिन बहरहाल तुम कुछ पिलाने पर मजीद दो तो चाय बना लो, मैंने जवाब दिया। सोनिया कमरे से चली गई। कुछ देर बाद जानकी भी उठकर कमरे से निकल गई। मैं भी उठकर बाहर आ गया। वो दोनों किचन में थी। मैं लाउंज में इधर उधर देखने लगा। यहाँ फर्श पर कोई दरी या कालीन नहीं बिछा था। 3 कुर्सियां रखी हुई थी। किचन के दरवाजे के करीब दीवार के साथ एक छोटा फ्रिज भी रखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ कोने में ट्राली पर रंगीन टीवी रखा हुआ था। ट्राली के निचले हिस्से में VCR और चंद वीडियो कैसेटें भी रखी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर दूसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया और वो कमरा भी ऐसी ही सूरत पेश कर रहा था जो मैं सोनिया के कमरे में देख चुका था। यहाँ भी बेड पर मैले कपड़े बिखरे हुए थे। ये सूरत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि सोनिया के साथ रहने वाली लड़की भी कुछ बेपरवाह वाकई हुई थी। वो दोनों चाय लेकर आ गई। सोनिया ने छोटी मेज खींचकर बीच में कर दी और चाय के कप रख दिए। जानकी मेरे करीब दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और सोनिया बेड पर पैर लटकाकर टिक गई। हम तो महज हासाती तौर पर यहाँ पहुंचे थे। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने चाय की चुस्की लेते हुए सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये एक लंबी कहानी है, सोनिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। हम बर्मा से निकलकर आसाम से होते हुए इंडिया के सूबा बहार में पटना पहुंच गए थे। रास्ते में हमने बड़ी तकलीफें उठाई थी।
आसाम में 2 मरतबा हम मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। वहाँ कबायली तवील अरसे से हुकूमत से बरसरे पैकार हैं। एक मरतबा तो सरकारी फौजी दस्ते के साथ हम भी उनके नरगे में आ गए थे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि कबायलियों ही ने हमें वहां से बचा कर निकाल दिया था। बहरहाल हम मुसीबतें झेलते हुए किसी न किसी तरह पटना पहुंच गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, बूमा का ख्याल था कि हम पटना ही में सेट होने की कोशिश करेंगे। उसे वहाँ काम भी मिल गया था, लेकिन 2 महीने के बाद उसने वहाँ एक ऐसे आदमी को देख लिया जो कुछ अरसे गोल्डन ट्राई एंगल में भी रह चुका था। बूमा का ख्याल था कि शायद वो भी गोल्डन ट्राई एंगल से भाग कर आया होगा, मगर उससे रब्ता करने से पहले वो उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। और फिर ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि वो शख्स पटना में मुनशियात का एक रैकेट चला रहा था और उसके राब्ते ऊपर दूसरे सिंडिकेट्स से भी थे। बूमा ने वहां से भाग लेने ही में आफियत समझी। हम मुसाइब झीलते हुए किसी न किसी तरह दिल्ली पहुंच गए। ख्याल था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में हमें कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ में कोटला फिरोज शाह के इलाके में रिहाइश के लिए एक खोली भी मिल गई और बूमा को काम भी मिल गया। बूमा और हुफा मेरा बहुत ख्याल रखे हुए थे। उनका बच्चा भी मुझसे मानूस हो गया था, लेकिन मैं उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैंने भी नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हर जगह मेरी खूबसूरती आड़े आती रही। लोग एक रात के लिए मुझे अपने बिस्तर की जीनत बनाने को तो तैयार थे, मगर नौकरी नहीं मिली। कहीं नौकरी की उम्मीद दिलाई भी गई तो ये शर्त रखी गई कि मैं उनका दिल भी बहलाऊंगी। 3 महीने गुजर गए। एक शाम जब मैं उसी तरह मायूस होकर वापस लौटी तो ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि बूमा और हुफा को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात तो मैं बहुत दिनों से नोट कर रही थी कि हुफा की शक्ल और सूरत हमारे लिए कुछ गड़बड़ पैदा कर रही थी। वो चीनी थी और चीनियों को हिंदुस्तान में शक की निगाहों से देखा जाता था और बिलाखिर इंटेलिजेंस ने हुफा को चीनी जासूस होने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया और बूमा भी लपेट में आ गया। पुलिस के चंद एहलकार सादा लिबास में मेरे इंतजार में भी वहां बैठे हुए थे। मैं जैसे ही वहां पहुंची मुझे भी हिरासत में ले लिया गया। हिरासत के दौरान में मैंने सिर्फ एक मरतबा हुफा और बूमा को देखा था और उसके बाद वो नजर नहीं आए। और फिर किसी तरह ये बात बाहर भी पहुंच गई कि मैं बुद्धा की पैरोकार हूँ और उन दोनों से मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि मैं उनके साथ बर्मा से आई थी। हिंदुस्तान में तिब्बत के हजारों महाजरीन आबाद हैं। इन महाजरीन को अगरचे मैसूरी और धर्मशाला के इलाकों तक महदूद रखा गया है, लेकिन लातादाद तिब्बती दिल्ली में भी आबाद हैं। तिब्बत का जलावतन लामा भी इत्तफाक से उन दिनों दिल्ली में मौजूद था। मेरी गिरफ्तारी की खबर उस तक भी पहुंच गई और फिर महज धर्म की बुनियाद पर तिब्बती बाशिंदों की तरफ से मेरी रिहाई की कोशिश शुरू हो गई। लामा इस मामले में जाती दिलचस्पी ले रहा था। उसके एक नुमाइंदे ने जेल में मुझसे मुलाकात भी की। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं कौन और यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ। मेरे लिए थाई सिफारत खाने से भी रब्ता किया गया और सिफारत खाने के जरिए थाईलैंड से भी मेरे बारे में मालूमात हासिल की गई। बिलाखिर 4 महीने तक जलावतन तिब्बती रहनुमाओं और थाई सिफारत खाने की कोशिशों से मुझे जासूसी के इल्जाम से बरी कर दिया गया। ताहम बगैर पासपोर्ट हिंदुस्तान में दाखिल होने के जुर्म में मुझे 3 महीनों की कैदी की सजा दी गई। ये 3 महीने मैंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुजारे। ये दुनिया की खौफनाक तरीन जेल है। इस जेल में कानून का नहीं, बदमाशों और गुंडों का राज है। या उन्हीं का कानून चलता है और जेल के हुकाम उन्हीं के इशारों पर चलते हैं। बहरहाल मैंने उस जेल में 3 महीने जिस तरह गुजारे वो मैं ही जानती हूँ। हिंद सरकार मेरी सजा पूरी होने के बाद मुझे थाईलैंड वापस भेजना चाहती थी, लेकिन मैं थाईलैंड नहीं जाना चाहती थी। इस मौके पर भी जलावतन तिब्बती रहनुमा मेरे काम आए और उन्हीं की कोशिशों से मुझे हिंदुस्तान में रहने की इजाजत मिल गई और मुझे धर्मशाला भेज दिया गया। मैंने 2 महीने धर्मशाला की इबादतगाह में गुजारे और फिर शमला और अंबाला होती हुई दोबारा दिल्ली आ गई। यहाँ बड़े बड़े शिकारी घात लगाए बैठे थे। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही। इसी दौरान में मेरी मुलाकात नंदा देवी नामी एक औरत से हो गई जो मुझे यहाँ ले आई। मैं नंदा देवी को एक शरीफ औरत समझती थी, लेकिन वो बड़ी बदमाश निकली। वो बहुत ऊंची शह थी जो जयपुर के बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करती थी। मैं पहली फुर्सत में मौका मिलते ही वहां से भाग निकली और किसी तरह शुभा देवी तक पहुंच गई। उसने मुझे अपने काफी हाउस में मुलाजमत दे दी। चंद रोज तो मैं काफी हाउस के ऊपर कमरे में रही, फिर माधुरी के साथ उस फ्लैट में रहने लगी और गुज़िश्ता 6 महीने से यहाँ हूँ। बूमा और उफा के बारे में कुछ पता चला? उनका क्या हुआ? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। मैंने जेल से रिहा होने के बाद उनसे राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें किसी और जेल में रखा गया था और मुझे उनसे मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। मुझे उन दोनों का अफसोस तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस उस मासूम बच्चे का रहेगा। सोनिया ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने गहरा सांस लिया। उनका अफसोस तो मुझे भी हो रहा है। बहरहाल हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? क्या दारा के पीछा करते हुए? सोनिया ने पूछा। बेहजाती तौर पर, मैंने कहा, और फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में कहा, यह महज इत्तफाक कि हम काफी पीने के लिए वहां रुक गए थे, वरना हमें पता भी ना चलता कि तुम जयपुर में मौजूद हो। बात करते हुए मेरी नजरें दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गई। 10:30 बज रहे थे। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। अब हमें चलना चाहिए, रूपमती परेशान होगी। रूपमती कौन? सोनिया ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मैंने जवाब दिया। यहाँ भी हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जो हमारी सच्चाई पर विश्वास यानी यकीन रखते हैं
और हमारी खातिर बड़ी से बड़ी बुराई से टक्कर लेने की कुव्वत रखते हैं। ओह, सोनिया की आंखों में चमक उभर आई। फिर तो मैं उन लोगों से जरूर मिलना चाहूंगी, जरूर बुलवाऊंगा, मैंने कहा और सोनिया से उसके काफी हाउस का नंबर ले लिया और उसकी ड्यूटी के औकात भी मालूम कर लिए। सोनिया में रुखसत करने के लिए इमारत के बाहर तक आई। पेजेरो के करीब पहुंचकर जानकी ने मुझसे चाबी ले ली और दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मैंने सोनिया से हाथ मिलाया और गाड़ी के पीछे की तरफ से घूमकर दूसरी तरफ जाने लगा तो वो मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशियाना लहजे में बोली, दोपहर 1 बजे तक मैं अपने फ्लैट में अकेली होती हूँ, कल सुबह आ जाना, मगर जानकी के बगैर। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा, वो डिठाई से मुस्कुरा दी। मैं पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और सोनिया की तरफ देखते हुए हाथ हिला दिया। क्या कह रही थी? जानकी ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मैं चौंक गया, बड़ी तेज निगाह थी उसकी। ओह कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। कह रही थी कि अकेले में डर लगता है, मुझे भी साथ ले चलो। शायद तुम सही बात बताना नहीं चाहते, जानकी ने कहा और गाड़ी को गली से निकालकर मेन रोड पर ले आई। हुई ना खाली औरतों वाली बात, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारे लिए परेशान होने की कोई बात नहीं, एहतियात से गाड़ी चलाओ। जानकी ने मजीद जिरा नहीं की बल्कि वो मौजू बदल दिया। हम उमा और उफा के बारे में बातें करने लगे। मुझे वाकई उन दोनों की गिरफ्तारी का अफसोस था। उफा का चीनी होना हिंदुस्तान में उसके लिए मुसीबत बन गया था और बूमा इसलिए रगड़ा गया था कि वो उसका शौहर था। दरअसल ये सब कुछ इंदिरा गांधी के दौर की इमरजेंसी का नतीजा है, जानकी कह रही थी। इमरजेंसी अब तक नाफिज है जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम अजाब का शिकार हैं बल्कि गैर मुल्की भी वक्तन फवक्तन इस काले कानून की जद में आते रहते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, जब हिंदुस्तान फरंगियों की शिकंजे से आज़ाद हुआ तो चीन से हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन पंडित नेहरू के दौर में इन ताल्लुकात में रखना पैदा होना शुरू हो गया था। उधर चीन ने तिब्बत के खुद मुख्तार इलाके पर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। तिब्बत में कोई बाकायदा फौज नहीं थी। बुद्धा के ये पैरोकार जद्दाल से हमेशा दूर रहे थे, कभी फौज की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। सिर्फ दिलाई और लामा हिफाजत के लिए चंद मुहाफिज होते थे। जिस तरह हिंदुस्तान ने हमदर्द बनकर सिक्किम, भूटान और गोवा पर कब्जा किया था, चीन ने तिब्बत में बिल्कुल यही पॉलिसी इख्तियार की थी। वो बुद्धा के उन सीधे साधे और बेजरर पैरोकारों का हमदर्द बनकर तिब्बत में दाखिल हुआ और दहशत पा की तरह फैलाता चला गया। इस्लाहत के नाम पर कदम मजबूत किए जाने लगे। चीनियों को वहां लाकर आबाद किया जाने लगा। तिब्बतों की जरखेज जमीन छीन कर चीनी आबादकारों को दे दी गई और असल मालिकों को बंजर और वैरान पहाड़ों की तरफ धकेला जाने लगा, जिसके नतीजे में तिब्बती बाशिंदों के दिलों में चीनियों के लिए नफरत भर गई और मुसल्लह तसादुम शुरू हो गए। चीनी फौज निहत्ते बुद्धा पैरोकारों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही। उन्हें ताकत के जोर पर उनके मुल्क से निकाला जा रहा था। हजारों तिब्बती मसाइब झीलते हुए बर्फपोश बुलंद पहाड़ों के उस पार नेपाल और इंडिया की तरफ हिजरत करने लगे। बहुत से तिब्बती बाशिंदों ने अपने ही मुल्क में इबादत गाहों में पनाह ले ली। उनका ख्याल था कि चीनी फौज इबादत गाहों के तकद्दुस का ख्याल रखेगी और वो लोग महफूज रहेंगे, लेकिन चीनी फौजियों ने उन इबादत गाहों को भी मकतल बना दिया। हजारों मासूम और बेगुनाह तिब्बती बाशिंदे उन इबादत गाहों ही में मौत के घाट उतार दिए गए। तिब्बती बाशिंदों के कत्लेआम के साथ चीनी पूरे तिब्बत में इस्लाहात के नाम पर सड़कों का जाल बिछा रहे थे। फौजी तंसीबात कायम कर रहे थे। गुजरने वाले हर दिन के साथ तिब्बत पर उनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और फिर उन्होंने लासा में भी कदम जमा लिए। दिलाई लामा महज कैदी बनकर रह गया था। उसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो उन दिनों शदीद बीमार था और फिर एक रात वो अपने चंद जानिसारों के साथ महल से निकल गया। उसके एक घंटे बाद चीनी फौज ने पोटाला महल को मुहासरे में लेकर गोलाबारी कर दी। तिब्बत में बुद्धा के पैरोकारों का ये अजीम रूहानी मरकज चंद ही घंटों में खंडर बन गया। दिलाई लामा मुसाइब झीलता हुआ किसी ना किसी तरह हिंदुस्तान पहुंच गया, जहां उस वक्त के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उसे सियासी पनाह दी। उसके साथ ही तिब्बती पनाह गजीन जोक तरजोक हिंदुस्तान पहुंचने लगे। उन दिनों पंडित नेहरू के चीनी हुक्मरानों से बाद मामलात पर इख्तलाफात शुरू हो चुके थे। दिलाई लामा को हिंदुस्तान में सियासी पनाह देने से उन दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद ताल्लुकात बिगड़ते चले गए। बाद में उन दोनों मुल्कों के बीच सरहदी झड़पें और जंगें भी हुई। हिंदुस्तान में बहुत से चीनी आबाद थे। इनकी वफादारियां मशकूक हो गई। इनके अरकात और सकनात पर शुबा किया जाने लगा। ये तो उन चीनियों की सूरत हाल है जो नस्ल दरअसल यहाँ आबाद है। बाहर से आने वालों की तो कड़ी निगरानी की जाती है। उनकी एक एक हरकत पर निगाह रखी जाती है। उफा बर्मा की तरफ से आई थी। वो पहले पटना में रही, मुख्तलिफ शहरों से होती हुई दिल्ली आ गई। वजह ख्वाह कुछ भी रही हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बगैर वीजे और पासपोर्ट के इस मुल्क में दाखिल हुई थी। हो सकता है वो आसाम में दाखिल होते ही भारतीय इंटेलिजेंस की नजरों में आ गई हो और उसकी नकलो हरकत पर शुबा किया गया हो। भारत में नाडा का कानून नाफिज है और ये काला कानून किसी को नहीं बख्शता। उफा को हिरासत में लेकर कई महीने गुजर चुके हैं। भगवान जाने अब तक उसका क्या असर हो चुका होगा या क्या होने वाला होगा। सोनिया की ये खुशकिस्मती है कि धर्म की बुनियाद पर उसे कुछ अच्छे लोगों की पुष्टपनाही हासिल हो गई और आज वो आज़ादी से घूम फिर रही है।
वरना हो सकता है वो भी किसी जेल में पड़ी सड़ रही होती और हमें उसके बारे में कोई खबर ना मिलती। बहुत मालूमात है तुम्हें हिंदुस्तानी सियासत के बारे में। मैंने उसके खामोश होने पर गहरी नजरों से उसे देखा। हिंदुस्तान मेरा वतन मारूफ है। जानकी मुस्कुराई। हर शख्स को, ख्वाह वो दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ हो, अपने आबाई वतन से कुछ न कुछ लगाव जरूर होता है। मैं जब थाईलैंड में थी तो हिंदुस्तान के बारे में पढ़ती रहती थी। तुमने देखा होगा कि यहाँ आकर भी मैं बाकायदगी से अखबार पढ़ती हूँ। इससे मुझे यहाँ की सियासत का कुछ न कुछ पता चलता रहता है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि आजकल फिर हिंदुस्तान की सियासत में इमरजेंसी के खिलाफ कुछ बात सुनाई देने लगी है। लेकिन मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि ये इमरजेंसी अब मजीद कई साल तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस काले कानून की नफाज ही में हुक्मरानों की भलाई पोशीदा है। मैं बड़ी महवियत से जानकी की बातें सुन रहा था और फिर जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा चौंक सा गया। हम बातों में इस कदर महव रहे थे कि असल रास्ते से किसी और तरफ निकल आए थे। मैंने जानकी को मुतवज्जो किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं रास्ता नहीं भूली हूँ, जानबूझकर इस तरफ आई हूँ। उसने गाड़ी को एक और कुशादा सड़क पर मोड़ दिया। जानबूझकर ये लंबा रास्ता इख्तियार किया है ताकि हवेली पहुंचने से पहले इत्मीनान से कुछ बातें कर सकें। तुम्हारा मतलब है अगर ये तुम बातें रूपमती के सामने कहती तो वो बुरा मान जाती? मैंने कहा, इन बातों से उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं, बल्कि वो मेरी तायद करेगी। और फिर ये तो तारीखी हकायक है जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। मैं तो कुछ और बातें करना चाहती हूँ। जानकी ने कहा। ओह, मैं चौंक गया। इसका मतलब है कि कुछ और बातें अभी बाकी हैं। शुक्र करो मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं, कोई और होती तो तुम्हारे कान खा जाती। जानकी ने कहा। खुदा मेरी हालत पर रहम करे, मैंने कराते हुए कहा। सोनिया के फ्लैट से निकलने से लेकर अब तक तुम्हारी जबान एक लम्हे को भी नहीं रुकी और तुम कह रही हो कि तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं। एक तजर्बा तो मुझे पहले भी है कि तुम्हारे होते हुए रेडियो या टीवी की जरूरत नहीं। बहरहाल जो बातें बाकी रह गई हैं वो भी कह डालो। बहुत बोलने लगे हो तुम। जानकी ने मुझे घूरा। अच्छा बाबा, मैं खामोश हो जाता हूँ, तुम बोलो। मैंने कहा। इत्तफाक से सोनिया में मिल गई है, जानकी कह रही थी। वो वफादार और काबिल एतमाद लड़की है, उसे आजमाने की जरूरत नहीं। और हम यहाँ जिस किस्म के हालात से दो चार हो चुके हैं, उसके पेश नजर हमें किसी ऐसे साथी की जरूरत थी। मैं समझा नहीं, खुलकर बात करो। मैंने उलझी हुई नजरों से जानकी को देखा। इसमें शुबा नहीं कि रूपमती भी हर लिहाज से काबिल एतमाद है और उस पर आइंदा भी भरोसा किया जा सकता है। जानकी ने कहा। पंडितों और पुजारियों की साजिशें बहुत गहरी होती हैं और इस वक्त उन पंडितों के पीछे दारा जैसा दिमाग भी काम कर रहा है। वो हिंदुस्तान के मंदिर देख चुका है। ये इबादतगाहें नहीं, सोने की खाने हैं। वो किसी ना किसी मंदिर पर हर सूरत पर कब्जा जरूर करेगा ताकि जिंदगी भर ऐश करता रहे। और इत्तफाक से बलवंत सिंह जैसा शैतान भी बीच में कूद पड़ा है। 2-4 दिन की खामोशी का मतलब ये नहीं कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ एक और महाभारत छिड़ने वाली है जो तवील अरसे तक जारी रहेगी। मैं इस सारी बकवास का मतलब अब भी नहीं समझ सका। मैंने कहा, मुझे हैरत है कि यहाँ आकर तुम्हारा दिमाग इतना कुंद क्यों हो गया है कि सीधी सी बात भी नहीं समझ सकते। जानकी ने कहा। हम रूपमती और बानू सिंह पर ही नहीं डिपेंड कर सकते। उन दोनों के शहर के सभी लोग जानते हैं। हमें इमरजेंसी में किसी ऐसी जगह की जरूरत भी पड़ सकती है जिसके बारे में उन दोनों को भी इल्म ना हो। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी लंबी कुथा सुनाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम आजकल अकल से पैदल ना होते तो मुझे ये कुथा सुनाने की जरूरत पेश ना आती। जानकी ने कहा। बेहतर होगा कि सोनिया को यहाँ के हालात से पूरी तरह आगाह कर दिया जाए। अगर वो अभी हमारा साथ देने पर आमादा हो तो उसे भी इस मामले में घसीट लिया जाए। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ, यही समझ लो। जानकी बोली। उसके साथ वो जो माधुरी दीक्षित रह रही है उसका क्या होगा? मैंने कहा। माधुरी दीक्षित? जानकी ने हल्का सा कहका लगाया। वो इन वड़बानुमा फ्लैटों में रहने वाली नहीं है। ये माधुरी तो वही मैं समझ गया। मैंने कहा। उसका क्या होगा? क्या हम उसे उठाकर फ्लैट से बाहर फेंक देंगे? हमें कोई दूसरा बंदोबस्त करना होगा। जानकी ने कहा। उस बिल्डिंग में रश बहुत है, यहाँ मुतवस्सित और निचले तबके के लोग रहते हैं। मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि इस बिल्डिंग में 24 घंटे लोगों की आमदोरफ्त रहती होगी और ऐसी कोई जगह हमारे लिए महफूज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि उसके लिए कोई अलग मकान लेना पड़ेगा। मैंने कहा। हाँ, और ये काम वो खुद ही करेगी। उसे जितने रुपयों की जरूरत होगी वो मैं खुद दे दूंगी। जानकी ने कहा। क्या? मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? रूपमती ने मुझे अच्छी खासी रकम दे रखी है और वो रकम इतनी है कि हम किसी दरमियाने दर्जे के मकान का 6 महीने का किराया एडवांस तो दे ही सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं रूपमती से मजीद रकम ले सकती हूँ और मुझे यकीन है कि वो कोई जिरा नहीं करेगी। जानकी ने कहा। वो तो ठीक है, मगर तुम इस वक्त जा कहाँ रही हो? मैंने ये कहते हुए खिड़की से बाहर देखा। हम इस वक्त अशोक मार्ग में घूम रहे हैं। जानकी ने कहा। और सेंट्रल म्यूजियम वाले चौराहे से होते हुए जवाहरलाल नेहरू मार्ग की तरफ निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है तुम वाकई रास्ता भूल गई हो। मैंने कहा। ठाकुर बानू सिंह की हवेली आगरा मार्ग से भरतपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर है, जबकि तुम इस वक्त रूपमती की हवेली की तरफ जा रही हो। मेरी वाकई मत मारी गई है। जानकी ने पेशानी पर हाथ मारा। मैं वाकई भूल गई थी। बहरहाल हम सेंट्रल म्यूजियम वाले चौराहे ही से आगरा मार्ग की तरफ निकल जाएंगे। इस वक्त 11:30 बजने वाले थे।
इस वक्त इन सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। सेंट्रल म्यूजियम वाले चौराहे से आगे निकलकर मोती डोंगरी क्रॉस करते हुए जानकी को रफ्तार कम करनी पड़ी। एक हिंदू साधु सड़क के वश में दोनों हाथ उठाए खड़ा था। ये साधु शायद लिफ्ट लेना चाहता है। जानकी ने रफ्तार मजीद कम करते हुए कहा, जरा होशियार है ना, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो फिर इसे लिफ्ट देने की क्या जरूरत है, गाड़ी को चढ़ा दो इसके ऊपर। मैंने कहा, मैं इतनी जालिम भी नहीं हूँ कि कसूर के बगैर किसी आदमी को मौत के घाट उतारूं। जानकी ने कहा, हमारी ये युद्ध चूंकि इस कबील के लोगों से है और ऐसे लोगों से कुछ काम की बातें भी मालूम हो सकती हैं। जानकी ने साधु के करीब पहुंचकर गाड़ी रोक ली। हेडलाइट्स की रोशनी में खड़ा हुआ वो साधु बहुत ही बदहुइयत लग रहा था। उसे देखकर न जाने क्यों मुझे बैंकॉक का पंडित रघुनाथ याद आ गया, जिसने शहर के नवाब में रूहानियत की आड़ में बहुत बड़ा अयाशी का अड्डा खोल रखा था। 5 फुट के करीब कद, अबनूसी रंगत, गंजा सर, माथे पर बीच में ऊपर से नीचे की तरफ सुर्ख टेका और दाएं बाएं 3-3 सफेद लकीरें, सुर्ख आंखें, चेहरा बेहद मुचर्रब, फूले हुए गाल और बड़ी बड़ी मूंछों के नीचे चमकते हुए सफेद दांत। दाढ़ी नहीं थी, लगता था जैसे कुछ देर पहले ही शेव बनाया हो। उसने पीली धोती बांध रखी थी। जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर कोई कुर्ता वगैरह नहीं रखा था, अलबत्ता उसने पीली चादर ओढ़ रखी थी जिस पर जगह जगह ओम छपा हुआ था। मटके की तरह तोंद बाहर को निकली हुई थी और सीने पर रीछ की तरह बाल भरे हुए थे। उसके एक हाथ में पीतल का एक डोल था जिसमें 2.5-3 लीटर पानी आ सकता था और दूसरे हाथ में तरशोल था। यह भी 2-2.5 फुट से ज्यादा लंबा नहीं था। उसने कंधे पर एक थैला भी लटका रखा था जो चादर के नीचे छुपा हुआ था और गले में रंग बिरंगे मोतियों की 3 मालाओं के बीच में सोने की एक मोटी सी चैन भी चमकती हुई नजर आ रही थी। कहाँ जाना है साधु महाराज? जानकी ने अपनी साइड का शीशा गिराकर गर्दन बाहर निकालते हुए पूछा। ससोड़िया के मंदिर जाने का हूँ देवी महारानी, साधु ने खिड़की के सामने आकर कहा। बहुत देर हो गयो है, इस वेले कोई बस ना ही मिलत है। हमका थोड़ा आगे को छोड़ देवो, हम तो यहाँ प्या प्या चला जावेगा। पिया पिया वाली बात पर मैं दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। ससुड़िया की मंदिर तो नहीं है, परंतु हम तुम्हें उसे थोड़ा सा पहले उतार देंगे, वहां से तुम्हें किसी और गाड़ी में लिफ्ट मिल जाएगी। जानकी ने कहा। धन्यवाद धन्यवाद, साधु ने दोनों हाथ जोड़ने वाले अंदाज में एक दूसरे के करीब कर दिए। जानकी ने पीछे झुककर पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। साधु गाड़ी में दाखिल हुआ तो नागवार सी बू का एक बबका मेरे नथनों से टकराया और मैंने जल्दी से अपनी खिड़की का शीशा नीचे गिरा दिया। जानकी के चेहरे के तासरात भी बिगड़ गए। उसने एसी बंद कर दिया और अपनी तरफ का शीशा भी खुला रहने दिया। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो साधु महाराज? जानकी ने पीछे मुड़कर देखे बगैर पूछा। जाहिर उसकी मौजूदगी में हम अपनी बातें नहीं कर सकते थे, इसलिए जानकी ने उस साधु ही से दिल बहलाने का फैसला कर लिया। मोती डोंगरी में गणेश देवता के मंदिर गया रहा हूँ, साधु ने जवाब दिया। तुमका तो खबर है इस नगरी में राक्षस घुस आया है, उनको बाहर करने का वास्ते उपाय करने का जरूरत तो होवे ना। राक्षस? मैं समझी नहीं साधु जी। जानकी ने कहा। तुम दान वाले लोगों ने इन बातों पर ध्यान नहीं देवे तो, साधु ने कहा। एक मुसलमान राक्षस एक हिंदू नारी के साथ ऐश करता है साला। उस मलीज ने हमारे मंदिरों और धर्म को भी नष्ट कर दिया है। ओह, तुम उस मुसलमान की बात कर रहे हो जिसने रामगढ़ झील वाले मंदिर में पंडितों की पिटाई की थी? जानकी ने कहा। उसके साथ उसने मेरी तरफ देखकर आंख मार दी ताकि मैं खामोश रहूं। हाँ वही, साधु बोला। वो हिंदू नारी के साथ मंदिर में छुपकर मौज उड़ा रहा था। मगर साधु जी हमने तो कुछ और सुना है, जानकी बोली। और जो सुना गलत सुना, साधु बोला। अपनी सरकार भी झूठ का चर्चा कर रही है, इसलिए बड़े बड़े मंदिरों के पंडितों ने फैसला किया है कि वो खुद सजा देंगे उस मुसलमान छोकरे और हिंदू नारी को। दोनों को जलाकर भूसम कर डालेंगे। इस इंकशाफ पर मैं चौंके बगैर ना रह सका और फिर उसने जो मजीद इंकशाफात किए वो उससे भी ज्यादा सनसनीखेज थे।